हेलो मेडिकोज। जैसे अभी सीरीज़ चल रही है ऑल अबाउट डायबिटीज़, तो उसमें हमने पिछले वीडियोस में जैसे देखा था इंट्रोडक्शन टू डायबिटीज़ एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटीज़। अब उसी सीरीज़ को फर्दर कंटिन्यू करते हुए अभी आज बेसिकली डायग्नोसिस, स्क्रीनिंग, फॉलोअप एंड टारगेट गोल्स इन द पेशेंट ऑफ डायबिटीज़ वो आज देखेंगे। तो बेसिकली फर्स्ट स्टार्ट करते हैं डायग्नोसिस। अब किस पेशेंट को बेसिकली डायबिटीज़ बोलेंगे? डायबिटीज़ क्या है? सबसे पहले इसके अंदर बेसिकली 4 क्राइटेरियाज हैं। जो सबसे पहला क्राइटेरिया उसके अंदर है इफ़ HbA1c वैल्यूज़ more than equal to 6.5%. But HbA1c should be performed in FDA approved machines. And second is fasting plasma glucose. Fasting plasma glucose if it is more than equal to 126 milligram per deciliter. And fasting का मतलब है कि there should be no calorie intake for at least 8 hours. और इसके अंदर हम ब्लड ग्लूकोज की वैल्यू नहीं कर रहे, ब्लड ग्लूकोज नहीं नाप रहे। ब्लड ग्लूकोज क्या है? बेसिकली जो हम ग्लूकोमीटर से मेजर करते हैं। इसके अंदर है प्लाज्मा ग्लूकोज। प्लाज्मा ग्लूकोज में हम क्या यूज़ करते हैं? इसके अंदर बेसिकली फ्लोरीन कंटेनिंग ग्रे वाइल इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर फ्लोरीन है। फ्लोरीन क्या है? इनोलेज को इनहिबिट करता है। इनोलेज ग्लाइकोलिसिस का पार्ट है। तो ग्लाइकोलिसिस जब हम इनहिबिट कर देते हैं तो उसमें फर्दर ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं कर पाते आरबीसी। तो प्लाज्मा ग्लूकोज और ब्लड ग्लूकोज की वैल्यूज़ में डिफरेंस आता है। वो आगे जब ग्लूकोमीटर के बारे में पढ़ेंगे, जब उसके अंदर फर्दर देखेंगे। तो अभी यहाँ पे ये ध्यान रखना है, हमें यहाँ पे प्लाज्मा ग्लूकोज नापना है, ना कि ब्लड ग्लूकोज। सेकेंड है 2 आवर्स पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज लेवल्स। अगर इसकी वैल्यू मोर देन इक्वल टू 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तो उसको भी हम डायबिटीज़ कंसिडर करेंगे। अब इसके अंदर क्या है? OGTT का मतलब ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस का मतलब इसमें मिनिमम 8 आवर्स ऑफ पेशेंट की फास्टिंग होनी चाहिए। फिर उसके अंदर 8 आवर्स की फास्टिंग होनी चाहिए बेसिकली, जो हम परफॉर्म नहीं करते। फिर उसके बाद 70 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस ग्लूकोज देंगे और उसके 2 घंटे के बाद विल मेजर द ब्लड ग्लूकोज। इफ इट्स कमिंग मोर देन इक्वल टू 200 देन विल कंसिडर द डायबिटीज़। और द फोर्थ वन है इसके अंदर है इफ़ पेशेंट हैविंग क्लासिक सिम्टम्स ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया विच आर पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया with random blood glucose of more than 200 मिलीग्राम per डेसीलीटर। इसके अंदर क्लासिक सिम्टम्स होने चाहिए प्लस उसके साथ रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज शुड बी मोर देन 200। अब इसके अंदर क्या है? इनमें फर्स्ट 3 क्राइटेरियाज में 2 आउट ऑफ 3 अगर फुलफिल होंगे तो उसको हम डायबिटीज़ बोलेंगे। लेकिन जो फोर्थ क्राइटेरिया अगर ये इंडिविजुअल भी फिट होता है, अगर इंडिविजुअल भी फुलफिल होता है कि क्लासिक सिम्टम्स हैं प्लस रैंडम ब्लड ग्लूकोज मोर देन 200 है, तो सिर्फ एक सिंगल क्राइटेरिया के बेसिस पे भी हम पेशेंट को डायबिटीज़ क्लेम कर सकते हैं। तो फर्स्ट 3 के अंदर 2 आउट ऑफ 3 शुड बी पॉजिटिव, और इफ फोर्थ वन इंडिविजुअल इज देयर तो उसको हम डायरेक्टली डायबिटीज़ बोल देंगे। बस इसमें की पॉइंट ये है कि इसके अंदर हमें प्लाज्मा ग्लूकोज देखना है, वेदर इट इज़ फास्टिंग प्लाज्मा और 2 आवर्स पोस्ट प्रेंडियल प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल्स। फिर दूसरा अब इसके बेसिस पे इसमें HbA1c, फास्टिंग ग्लूकोज और OGTT के बेसिस पे वी कैन क्लेम पेशेंट एज प्री डायबिटीज़। ओवर डायबिटीज़, प्री डायबिटीज़ का मतलब क्या है कि चांसेस ऑफ गेटिंग डायबिटीज़ इन नेक्स्ट 1 ईयर इज़ वेरी हाई एज कम्पेयर टू द नॉर्मल पेशेंट। तो इसके अंदर HbA1c की नॉर्मल वैल्यू कितनी थी? HbA1c की नॉर्मल वैल्यू है लेस देन इक्वल टू 5.6, लेस देन इक्वल टू 5.6%। तो प्री डायबिटीज़ और हमारी डायबिटीज़ की रेंज कितनी थी? मोर देन इक्वल टू 6.5। तो प्री डायबिटीज़ इज इन बिटवीन 5.7 to 6.4%। HbA1c इज प्री डायबिटिक रेंज एंड ओवर डायबिटीज़ था मोर देन इक्वल टू 6.5। प्लाज्मा फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज कितना था? नॉर्मल वैल्यू इज लेस देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और हमारा डायबिटीज़ की रेंज कितनी थी? मोर देन इक्वल टू 126। और प्री डायबिटीज़ फिर इन बिटवीन वैल्यू 100 to 125 प्री डायबिटीज़। देन OGTT नॉर्मल वैल्यू इज लेस देन 140, नॉर्मल है लेस देन 140 एंड डायबिटीज़ जैसे देखा था आफ्टर 2 आवर्स इफ इट इज़ मोर देन 200 विल कंसिडर इट एज डायबिटीज़। तो प्री डायबिटीज़ विल बी इन बिटवीन रेंज, तो 140 to 199 इज प्री डायबिटीज़ रेंज। एंड देन रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज के बेसिस पे हम पेशेंट को प्री डायबिटीज़ कंसिडर नहीं कर सकते। इसके अंदर सिर्फ डायबिटीज़ के क्राइटेरिया में ये फुलफिल हो सकता है इफ इट इज़ मोर देन 200। प्री डायबिटीज़ के अंदर इट इज़ नॉट एप्लीकेबल। प्री डायबिटीज़ हम सिर्फ HbA1c, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज और OGTT के बेसिस पे पेशेंट को प्री डायबिटीज़ बोल सकते हैं, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज सॉरी। जैसे अभी हमने देखा कि HbA1c कुड बी यूज्ड इन डायग्नोसिंग द पेशेंट एज डायबिटीज़, लेकिन HbA1c इतना अच्छा मार्कर नहीं है फॉर डायग्नोसिंग द पेशेंट एज डायबिटीज़ instead of fasting plasma glucose or OGTT, which are better markers in diagnosing.
डायबिटीज़ पेशेंट, लेकिन HbA1c को हम फॉलोअप में बेसिकली यूज़ करते हैं। हमने इनिशियली पेशेंट को डायग्नोज किया OGTT और फास्टिंग के बेसिस पे, देन एट द सेम टाइम विल डिव द HbA1c, फिर उसके बाद हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। इट कुड बी इंसुलिन, इट कुड बी OHA, ट्रीटमेंट बाद में देखेंगे डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ डायबिटीज़। उसके बाद हम उसका HbA1c सीरियल फॉलोअप करते जाएंगे कि फर्स्ट 3 मंथ्स के बाद HbA1c ट्रीटमेंट के बाद कितना है, इंप्रूवमेंट कितना है, देन आफ्टर वी कैन हाइक और डिक्रीज द ट्रीटमेंट एज पर द रिक्वायरमेंट, और फिर उसके 3 महीने बाद हम दोबारा विल रिपीट द HbA1c। अब इसमें HbA1c डायग्नोसिस के लिए क्यों इतना ज़्यादा प्रिफर्ड नहीं है, क्यों इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि देर आर चांसेस ऑफ इनअप्रोप्रिएटली लो HbA1c, इनअप्रोप्रिएटली हाई HbA1c, और देयर कुड बी कंडीशंस वेयर दे कैन इफेक्ट HbA1c वेरिएबली। तो इसके अंदर अब सबसे पहले देखेंगे कंडीशंस विद इनअप्रोप्रिएटली लो HbA1c। लो HbA1c क्या है बेसिकली कि HbA1c वैल्यूज जो एक्चुअल पेशेंट के वो हाई है, लेकिन ऐसी कुछ बॉडी के अंदर कंडीशंस हैं जिसकी वजह से HbA1c रिलेटिवली कम हो गया। HbA1c है क्या बेसिकली, ये ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन है, द ग्लूकोज विच इज अटैच टू द हीमोग्लोबिन इट इज बीइंग मेजर्ड, और उसको बोलेंगे ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c। अब RBC की जो नॉर्मल लाइफ स्पेन है वो 120 डेज, इसलिए HbA1c ऑलमोस्ट हम जैसे बोलते हैं कि इट इज़ ये हमें बताता है कि ऑलमोस्ट 3 मंथ्स के अंदर बेसिकली 2 to 3 मंथ्स के अंदर पेशेंट का ग्लूकोज टॉलरेंस कैसा रहा, ग्लूकोज लेवल्स कैसे रहे। अब अगर कोई भी कंडीशन होगी जिसके अंदर हमारा ब्लड लॉस होगा, एक्यूट ब्लड लॉस होगा या एक्यूट हीमोग्लोबिन इफेक्ट होगा, तो उसके अंदर हमारा HbA1c लो हो जाएगा। जैसे हीमोलिसिस, हमारे पास जो नॉर्मली जितने RBCs थे उसमें से कुछ टूट गए, तो उसके अंदर HbA1c हमारा रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि हाँ हीमोग्लोबिन ही हमारे पास कम हो गया, हीमोग्लोबिन कम हो गया तो HbA1c भी कम हो गया। फिर सर्टेन हीमोग्लोबिनोपैथीज हैं जिसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है इट विल बी अफेक्टेड कॉजिंग लो HbA1c। रिसेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर किसी पेशेंट को एडिशनल ब्लड देंगे तो उसके अंदर जो बाहर से RBCs आए हैं वो बेसिकली हमारे RBCs को डाइल्यूट कर देगा, तो ड्यू टू डाइल्यूशनल फैक्टर HbA1c विल डिक्रीज, तो इसके अंदर बेसिकली डाइल्यूशन की वजह से। फिर एक्यूट ब्लड लॉस, एक्यूट ब्लड लॉस की वजह से हमारे काफ़ी RBCs जिसकी हीमोग्लोबिन पे ग्लूकोज अटैच था वो सब लॉस हो गया, तो जिसकी वजह से फॉल्सली लो HbA1c इंटरप्रेट करेंगे। फिर उसके बाद हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया, सर्टेन ड्रग्स और क्रॉनिक लीवर डिजीज, दिस विल इंटरफेयर विद द एसे, इंटरफेयर विद द एसे, बेसिकली मशीन एरर होगा इन सब कंडीशंस में। ड्रग्स अभी बेसिकली देखेंगे कि इसके अंदर इनअप्रोप्रिएटली लो HbA1c होगा। दूसरा है इनअप्रोप्रिएटली हाई HbA1c, किस कंडीशन में पेशेंट का एक्चुअल HbA1c कम था लेकिन किसी कंडीशन की वजह से HbA1c जो रीडिंग आई है वो ज़्यादा है। इसके अंदर कब हो गए, जब पेशेंट का क्रॉनिकली उसका जो हीमोग्लोबिन है वो कम है। जैसे हमारे पास जो नॉर्मल नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन्स हैं, लेट्स सपोज कि 100 होने चाहिए, लेकिन पेशेंट के पास फिर सिर्फ 50 है, लेकिन ग्लाइकोसाइलेशन तो उतनी ही हीमोग्लोबिन पे होना है, मान लो 20 हीमोग्लोबिन पे ग्लाइकोसाइलेशन होना है, तो जहाँ हमारे पास 100 थे, 100 में से 20 हीमोग्लोबिन पे ग्लूकोज अटैच होना था, लेकिन अब हमारे पास सिर्फ 50 रह गए, तो 50 में से 20 पे अटैच हुआ, तो रिलेटिवली जिसके पास 50 हीमोग्लोबिन है तो उसका परसेंटेज वाइज जो उस पे हीमोग्लोबिन अटैच्ड है वो ज़्यादा हो गया, तो HbA1c ऐसे पेशेंट में बढ़ गया। तो कोई भी अनीमिया के पेशेंट, क्रॉनिक अनीमिया, लेकिन इसके अंदर ब्लड लॉस नहीं होना चाहिए, हीमोलिटिक अनीमिया नहीं होना चाहिए कि RBC लॉस नहीं हो रहे, क्रॉनिकली उसके पास RBC कम है, हीमोग्लोबिन कम है, तो इसके अंदर आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, विटामिन B12 डेफिशिएंसी अनीमिया, देन एल्कोहलिज्म, यूरेमिया, हाइपर बिलिरुबिन एंड सर्टेन ड्रग्स, ये अगेन इट विल इंटरफेयर विद द एसे। फिर वेरिएबल इफेक्ट ऑफ HbA1c, ड्रग्स अभी बाद में देख लेंगे, है ना। वेरिएबल इफेक्ट ऑफ HbA1c, इट कुड बी फीटल हीमोग्लोबिन, मेथ हीमोग्लोबिन एंड सर्टेन हीमोग्लोबिनोपैथीज। ठीक है, अब बेसिकली ये देखेंगे जैसे ड्रग्स अफेक्टिंग द HbA1c, इसके अंदर है देयर कुड बी चांसेस ऑफ फॉल्सली लो HbA1c, ड्रग्स कॉजिंग फॉल्सली लो HbA1c एंड ड्रग्स कॉजिंग फॉल्सली हाई HbA1c। इसमें बेसिकली प्रपोज मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म के बेसिस पर डिफरेंशिएट करेंगे ड्रग्स को। इंक्रीज एरिथ्रोसाइटिक डिस्ट्रक्शन, अगर किसी भी वजह से हमें RBC डिस्ट्रॉय होंगे, हीमोग्लोबिन लॉस होगा तो ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन भी लॉस होगा, तो उसके अंदर हमारा फॉल्सली लो HbA1c आएगा। अब इसके अंदर ड्रग्स कौन सी हैं, डेप्सोन, रिबाविरिन, एंटी रेट्रोवायरल, ट्राइमिथोप्रिम, सल्फामेथोक्साजोल एंटीबायोटिक। फिर दूसरा मैकेनिज्म ऑल्टर्ड हीमोग्लोबिन, ऑल्टर्ड ग्लाइकेशन। ऑल्टर्ड हीमोग्लोबिन किसको कौन करेगा, हाइड्रोक्सीयूरिया। देन ऑल्टर्ड ग्लाइकेशन बेसिकली हीमोग्लोबिन पे ग्लूकोज को अटैच नहीं होने दे रहा है, वो है विटामिन C, विटामिन E एंड एस्पिरिन इन स्मॉल डोजेस। फिर दूसरा कॉजेज ऑफ फॉल्सली हाई HbA1c कि HbA1c ड्रग की वजह से ज़्यादा हो गया, इसके अंदर है इंटरफेयर्स विद द एसे, बेसिकली टेस्ट को इंटरफेयर करता है, वो है एस्पिरिन इन लार्ज डोजेस एंड क्रोनिक ऑपियोइड यूज। इसके अंदर इट विल इंटरफेयर विद द एसे इन कॉजिंग
फॉल्सली हाई HbA1c। तो अब जैसे देखा इसके अंदर कॉजेज हैं कि हाई HbA1c फॉल्सली, हाई लो HbA1c, तो इसकी वजह से HbA1c इन इनिशियल डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़ इट नॉट दैट गुड मार्कर। तो इसलिए डायग्नोसिस में बेटर है इफ़ वी प्रिफर आइदर द फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज OGTT और दैट द फोर्थ क्राइटेरिया कि उसके अंदर सिम्टोमेटिक है प्लस रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज मोर देन 200 है। HbA1c शुड बी यूज इन फॉलोअप ऑफ द पेशेंट कि ट्रीटमेंट देने के बाद किस तरह से पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रहा है, डू वी नीड टू इंक्रीज द ट्रीटमेंट और डिक्रीज द ट्रीटमेंट, क्योंकि वो 3 मंथ का ऐसे हमें देता है कि लास्ट 3 मंथ्स में पेशेंट का ग्लूकोज लेवल कैसा रहा। ठीक है, अब किस पेशेंट में हम डायबिटीज स्क्रीनिंग करेंगे, किस पेशेंट में स्क्रीन करना है और कितना फ्रिक्वेंटली हमें स्क्रीन करना है। अब इसके अंदर सबसे पहला क्राइटेरिया, क्राइटेरिया नंबर 1, स्क्रीनिंग शुड बी कंसिडर्ड इन अडल्ट हु आर ओवरवेट और ओबीस। इसके अंदर ओवरवेट और ओबीस की डेफिनेशन एशियंस के लिए है, इफ BMI इज मोर देन इक्वल टू 23, BMI मोर देन इक्वल टू 23 एशियंस है, उसको हम कंसिडर करेंगे स्क्रीनिंग के लिए, हु इज हैविंग वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग रिस्क क्राइटेरिया। यानी ओवरवेट है, BMI 23 है, प्लस एनी ऑफ द फॉलोइंग जो अभी पढ़ेंगे उसमें से अगर कोई भी रिस्क है तो पेशेंट शुड बी स्क्रीन। अगर ओवरवेट है पेशेंट प्लस उसका एनी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव इज डायबिटीज़। दूसरा, हाई रिस्क एथेनिसिटी, हाई रिस्क रेस और हाई रिस्क एथेनिसिटी, इसके अंदर हमारा एशियंस आते हैं। तो एशियंस के अंदर अगर इफ पेशेंट इज ओवरवेट एंड इफ ही इज एशियन बेसिकली, तो उसका स्क्रीनिंग होना चाहिए। एंड रिस्क ऑफ हिस्ट्री ऑफ कोरोनरी वेस्कुलर डिजीज, देन hypertension if it is more than 130/80 or on therapy for hypertension, HDL cholesterol less than 35 एंड और ट्राइग्लिसराइड लेवल मोर देन 250, तो उसको भी कंसिडर करना है हमें डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग के लिए। और पेशेंट विद पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज, डिक्रीज फिजिकल एक्टिविटी एंड अदर क्लिनिकल कंडीशन एसोसिएटेड विद इंसुलिन रेजिस्टेंस। जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस के फीचर क्या थे, जैसे पढ़े थे सीवियर ओबेसिटी, एक्यांथोसिस नाइग्रिकेंस, स्किन टैग्स, अगर इनमें से कुछ भी है देन अगेन पेशेंट शुड बी स्क्रीन्ड। तो ये तो हमारा पहला क्राइटेरिया हो गया। दूसरा क्राइटेरिया इसके अंदर पीपल विद प्री डायबिटीज़, अगर कोई पेशेंट हमारा प्री डायबिटीज़ रेंज में आया, प्री डायबिटीज़ हमने क्या बताया था, जैसे HbA1c लेवल्स के बेसिस पे 5.7 टू 6.4 अगर कोई भी आ रहा है तो उसका हम कब कराएंगे प्री डायबिटीज़ का। प्री डायबिटीज़ के लिए बेसिकली अगर हमने दिया डाइटरी मॉडिफिकेशन, तो रिपीट कब डायबिटीज़ टेस्ट करेंगे हम, तो उसका इट शुड बी टेस्टेड ईयरली। अगर कोई प्री डायबिटीज़ में है तो पेशेंट शुड बी टेस्टेड ईयरली। अगर कोई पेशेंट हु इज डायग्नोज विद जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस शुड हैव, उसके अंदर लाइफ लॉन्ग रिस्क रहता है टू डेवलप द डायबिटीज़, तो उसको लाइफ लॉन्ग टेस्टिंग करनी है एवरी 3 ईयरली। और कहीं भी अगर पेशेंट प्री डायबिटीज़ की रेंज में डायबिटीज़, तो वी कैन इंक्रीज द फ्रिक्वेंसी ऑफ टेस्टिंग। लेकिन अगर जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस किसी को है तो एटलीस्ट 3 ईयरली पेशेंट शुड बी स्क्रीन। फिर नेक्स्ट क्राइटेरिया इज फॉर ऑल द पेशेंट, हर पेशेंट की हमें स्क्रीनिंग तो स्टार्ट करनी है फ्रॉम 35 ईयर्स ऑफ एज। कोई भी पेशेंट 36 का है तो ही शुड गेट स्क्रीन्ड, और फिर वो किस क्राइटेरिया में फुलफिल होगा, प्री डायबिटीज़ में आएगा, नॉर्मल में आएगा, तो उसके बेसिस पे वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द फ्रिक्वेंसी ऑफ स्क्रीनिंग। नेक्स्ट है, इफ पेशेंट का अगर मैंने स्क्रीनिंग किया, लेट्स से 36 ईयर पेशेंट है, उसका रूटीन मैंने स्क्रीन किया, अब वो नॉर्मल आया, डायबिटीज़ की रेंज में नहीं है, लेट्स से HbA1c उसका 5.5 है, 5.4 है, तो अब मैं रिपीट टेस्ट करूँगा। हम मुझे हर साल करना है, 2 साल में करना है, अब करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे पेशेंट में मोर देन 35 एंड टेस्ट इज नॉर्मल, तो मिनिमम 3 ईयर्स इंटरवल पे, मतलब एवरी 3 ईयरली पेशेंट शुड बी स्क्रीन फॉर डायबिटीज़। एंड स्क्रीनिंग शुड बी इंक्रीज इफ पेशेंट डेवलप प्री डायबिटीज़, और कोई हाई रिस्क कंडीशन में आता है, किसी भी ये वाली कंडीशन हो गई, प्री डायबिटीज़ हो गया, तो पेशेंट की स्क्रीनिंग इसके ऊपर वाले क्राइटेरिया में आ जाएगी और पेशेंट शुड बी स्क्रीन अर्ली। फिर उसके बाद एनी पेशेंट हु इज स्टार्टिंग ऑन हु डेवलप HIV एंड स्टार्टिंग ऑन एंटी रेट्रोवायरल, तो ही शुड ऑल्सो गेट ए स्क्रीन फॉर डायबिटीज़। नेक्स्ट, अब इसके अंदर जैसे क्वेश्चंस देखेंगे हम। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 बेसिकली इसी से रिलेटेड है। जैसे 45-year-old मेल गॉट RBS एज हिज फादर इज अ नोन केस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़, यानी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, फैमिली हिस्ट्री इज पॉजिटिव एंड चेकिंग ब्लड शुगर रेगुलरली बाई ग्लूकोमीटर। हिज ब्लड शुगर रीडिंग्स वॉज 283 एंड अगेन रिपीटेड आफ्टर 8 hours ऑफ फास्टिंग। फास्टिंग मतलब 8 hours की फास्टिंग है, क्राइटेरिया फुलफिल है, तो ये हमारा है फास्टिंग। ब्लड ग्लूकोज ग्लूकोमीटर से उसने मेजर किया तो वो है 102। फास्टिंग की हमारी नॉर्मल रेंज कितनी थी, मोर देन इक्वल टू 126, मोर देन इक्वल टू 126 इज डायबिटीज़। तो अगर हमारे पेशेंट का ये 202 है तो व्हाट डू वी डू नेक्स्ट, क्या मैं उसे डायबिटीज़ बोल दूँ या दूसरा टेस्ट करवाना है, क्या बोलेंगे उसको? तो पेशेंट शुड नॉट बी लेबल्ड एज डायबिटीज़। इस पेशेंट को मैं डायबिटीज़ नहीं बोलूँगा, क्यों? क्योंकि पेशेंट ने टेस्ट किया ग्लूकोमीटर से। हमने क्या बोला था डायग्नोसिस के लिए, प्लाज्मा ग्लूकोज शुड बी देयर,
प्लाज्मा ग्लूकोज और जो हमारा ग्लूकोमीटर मेजर करता है वो है ब्लड ग्लूकोज, प्लाज्मा ग्लूकोज मेजर नहीं कर रहा। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल प्लाज्मा ग्लूकोज वैल्यूज एंड दी ब्लड ग्लूकोज वैल्यूज। तो इसलिए पेशेंट शुड बी टेस्टेड फॉर प्लाज्मा ग्लूकोज, और जो रिकॉर्डिंग आएगी उस बेसिस पे विल कंसिडर डायबिटीज़ और नॉट। तो इस पेशेंट को हम डायबिटीज़ नहीं बोलेंगे, नॉट अ डायबिटिक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इसके अंदर। अब दूसरा क्वेश्चन है, लैब टेस्ट है नॉर्मल, पेशेंट ने सारे टेस्ट कराए, सब नॉर्मल थे। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज इज 98, HbA1c 5.5, व्हाट डू यू डू नेक्स्ट। अब चलो, अगर ये मान लो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज नहीं, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज है, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज इज 98, तो हमारा लेस देन 126 इज लेस देन 100 इज नॉर्मल। तो यहाँ पे हमारे पेशेंट डायबिटीज़ की रेंज में नहीं है, नहीं प्री डायबिटीज़ में। HbA1c 5.5, तो ये भी ना हमारा प्री डायबिटीज़ है ना डायबिटीज़ है। तो ऐसे पेशेंट में मैं रिपीट टेस्ट कब करवाऊंगा। तो हमारा नॉर्मल आ रहा है, हमने 2 टेस्ट करवा ली, वो नॉर्मल है, तो ऐसे में कब कराऊँ, 3 मंथ्स, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर। तो हमने देखा था अगर कोई भी पेशेंट डायबिटीज़ नहीं आता है, लेकिन अगर इफ़ पेशेंट इज़ मोर देन 35 ईयर्स एज, तो उसका एवरी 3 ईयरली मॉनिटरिंग करवानी है। तो इस क्वेश्चन का आएगा आंसर, एवरी 3 ईयरली पेशेंट शुड बी स्क्रीन फॉर डायबिटीज़। Now we'll see the last question, question number 4. Questions are just to clear the concept basically. तो इसके अंदर 45-year-old male got his routine health package. His fasting again let's say it's plasma. तो अगेन हिज फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज वॉज 130, तो ये तो हमारी डायबिटीज़ की रेंज में है बेसिकली, मोर देन 126। HbA1c इज 5.5, तो इट्स नॉट अ डायबिटीज़। तो एंड पेशेंट डू नॉट हैव सिम्टम्स, व्हाट डू यू डू नेक्स्ट। अब एक टेस्ट हमने करवाया, हमने क्या कहा था, 2 टेस्ट आउट ऑफ 2 और मोर देन 2 टेस्ट आउट ऑफ 3 इज पॉजिटिव, तो इसको हम डायबिटीज़ बोलेंगे। अब हमारा एक टेस्ट तो पॉजिटिव है, एक टेस्ट नेगेटिव है, अब ऐसे में क्या किया जाए, क्या करें। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस इसमें है कि जो टेस्ट गलत आ रहा है, बेसिकली इसमें गलत कौन सा कंसिडर करेंगे, एनी टेस्ट विच इज़ कमिंग पॉजिटिव, विच इज़ कमिंग इन द रेंज ऑफ डायबिटीज़। जैसे हमारा फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज इज इन द रेंज ऑफ डायबिटीज़, तो इसको वी नीड टू रिपीट। तो इसको हम टेस्ट को रिपीट करेंगे इंस्टेड ऑफ HbA1c। तो इसमें आंसर शुड बी रिपीट द फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज। तो अब इस पेशेंट को हम डायबिटीज़ बोलेंगे या नहीं। तो ये पेशेंट हमारा इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा, जब तक ये पेशेंट इसको फुलफिल नहीं करेगा इसको हम ये डायबिटीज़ लेबल नहीं करेंगे। लेकिन हमारा एक तो फुलफिल है, एक क्राइटेरिया तो फुलफिल है, तो इसको हम बेसिकली नॉन डायबिटीज़ भी नहीं बोलेंगे। तो इफ़ फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज इज़ एबनॉर्मल, तो ऐसे पेशेंट को इंस्टेड ऑफ कॉलिंग डायबिटीज़ विल कॉल इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज। दूसरा, अगर यहीं पे हमारा OGTT एबनॉर्मल आ जाता, 2 आवर्स पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज जो है वो एबनॉर्मल आ जाता, तो ऐसे पेशेंट को जस्ट ये सिंपल टेस्ट, तो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग हिम डायबिटीज़ विल कॉल्ड इम्पेयर्ड ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट इंस्टेड ऑफ कॉलिंग डायबिटीज़। तो उसको हम जो टेस्ट हमारा एबनॉर्मल है विल रिपीट द टेस्ट एंड अकॉर्डिंगली वी विल डिसाइड कि पेशेंट अगर सेम टेस्ट दोबारा से आता है तो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग डायबिटीज़ विल सेम इम्पेयर्ड ग्लूकोज फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज और इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। देन स्क्रीनिंग के बेसिस पे विल रिपीट अकॉर्डिंग टू 1 ईयर 3 ईयर जो भी हमारा है उसको 1 ईयर पे हम दोबारा रिपीट करेंगे, और अगर वो डायबिटीज़ रेंज में आता है देन विल कंसिडर डायबिटीज़ और विल कंसिडर द सेम, अगर सेम रिपोर्ट हमारी आगे भी रहती है। ठीक है, तो नेक्स्ट, व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ टिपिकल डायबिटीज़ ये तो सबको ही पता है ऑलमोस्ट। पॉलीयूरिया, इंक्रीज यूरिनेशन, क्यों, क्योंकि यूरिन के अंदर हमारा एक्सेसिव ग्लूकोज जा रहा है, इसके अंदर ग्लूकोज यूरिया होगा। तो ग्लूकोज हमारा सॉल्यूट है, सॉल्यूट जो जाएगा वो सॉल्वेंट को अपनी तरफ पुल करेगा, वाटर को पुल करेगा, जिसकी वजह से पॉलीयूरिया रहेगा। तो पेशेंट विल फील थर्स्टी, क्योंकि प्लाज्मा जो वॉल्यूम रहेगा वो बेसिकली कम रहेगा, जिसकी वजह से थर्स्ट सेंटर एक्टिवेटेड रहेंगे, तो पेशेंट विल डेवलप थर्स्ट, तो जिसकी वजह से पॉलीडिप्सिया। देन इंक्रीज यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, वही ग्लाइकोज यूरिया है, बार बार यूरिन करने का उससे अर्ज होगी, बेसिकली बार बार ब्लैडर फुल होगा, बार बार अर्ज होगी, तो इंक्रीज यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, तो पॉलीयूरिया, इंक्रीज यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, पॉलीडिप्सिया। देन पॉलीफेजिया, इंक्रीज हंगर और एपेटाइट। देन अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। ब्लड विजन इज ड्यू टू डायबिटीज़ रेटिनोपैथी, अभी लेटर हम डायबिटीज़ रेटिनोपैथी देखेंगे। देन फटीग, देन रिकरेंट यूटीआई क्यों, बिकॉज पेशेंट इज हैविंग ग्लाइकोज यूरिया। तो ग्लाइकोज यूरिया की वजह से हमारा यूरिन विल एक्ट लाइक अ कल्चर मीडिया, उसका ग्लूकोज रहेगा यूरिन के अंदर विच इज़ फेवरेबल फॉर द बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया को फेवर करेगा ग्रोथ के लिए, तो पेशेंट विल डेवलप रिकरेंट यूटीआईज। रिकरेंट स्किन इन्फेक्शन, वही बिकॉज ऑफ ग्लूकोज इज हाई। रिकरेंट कैंडिडा एंड ईस्ट इन्फेक्शन, सेम बिकॉज ऑफ ग्लूकोज इज हाई। देन एक्यांथोसिस नाइग्रिकेंस,
डार्कनिंग ऑफ स्किन, ये सिर्फ हमारा एक्यांथोसिस निग्रिकेंस इज नॉट रिलेटेड टू नेप ऑफ द नेक, कि नेप ऑफ द नेक में डार्कनिंग ऑफ स्किन है तो दैट इज कॉल्ड एक्यांथोसिस निग्रिकेंस, नहीं. डार्कनिंग ऑफ नेक, डार्कनिंग ऑफ स्किन, इफ इट कुड बी अराउंड नेक, इट कुड बी इन द ग्रोइन रीजन, एक्सिला और आर्मपिट्स. तो एवरीथिंग अगर कहीं पे भी हमारा डार्कनिंग है तो इट विल बी कॉल्ड एज एक्यांथोसिस निग्रिकेंस. इट इज सीन इन टिपिकली टाइप 2 डायबिटीज mellitus. Then paresthesia could be numbness, burning, prickling sensation, tingling sensation, typically in hands, legs and feet. It is due to diabetic neuropathy. Diabetic neuropathy भी हम basically next class में देखेंगे. Then slowing healing of cuts and sores. Then slow healing होगी. Then basically now we'll see the approach to the diabetes. अब इतने तरह का डायबिटीज़ देख लिया. Then how we'll consider, किस पेशेंट को हम कौन सा डायबिटीज़ कंसिडर करेंगे, किस पेशेंट को कौन सा बोलेंगे. तो इसके अंदर हम सबसे पहले पेशेंट को डिवाइड करेंगे. पेशेंट हमने टेस्ट किया, सबसे पहले डायग्नोसिस कैसे करेंगे, वही 2 out of 3 टेस्ट, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज, OGTT और HbA1c और रैंडम ब्लड ग्लूकोज के बेसिस पे. इफ वी डायग्नोज द पेशेंट डायबिटीज़, अब हम उसमें देखेंगे इफ आवर पेशेंट इज लेस देन 30 years old एंड पेशेंट शुड बी मोर देन इन्फेंसी. ऐसा तो नहीं न्यूरोनटल डायबिटीज़ है, वो नहीं होना चाहिए. तो पेशेंट इज डायबिटीज़ एंड एज इज मोर देन 30 years. तो ऐसे के अंदर हम DKA वाले फीचर्स देखेंगे. डायबिटिक कीटोएसिडोसिस वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे. तो इफ पेशेंट इज हैविंग एनी सडन सिम्टम्स, सीवियर ऑस्मोटिक सिम्टम्स और कीटोएसिडोसिस, इफ यस then we'll consider islets basically antibodies, auto antibodies देखेंगे. if it is positive then we'll consider, वो yes और no के basis पे वो बाद में है, basically we'll consider it as type 1 diabetes mellitus. if patient is having any features of DKA or islet cell antibodies are positive then we'll consider it as type 1 diabetes. then अगर patient is having diabetes and age is less than 30 years and no features of DKA are there, then we'll see कि patient obese तो नहीं है. if patient is having obesity or insulin resistance feature which are skin tags and acanthosis nigricans, तो yes, if these features are there and family history of type 2 diabetes if positive or maybe negative then we'll consider as an type 2 diabetes. then again patient is having diabetes, age is less than 30, DKA वाले features are not there, then patient obesity and insulin resistant features are not there, then we'll see the family history. if family history is positive and mitochondrial pattern of inheritance is there, कि mother to every child, माँ से हर बच्चों को हो रहा है लेकिन father is not transmitting the disease, if it is having the mitochondrial inheritance on the pedigree chart we'll consider it as mitochondrial diabetes. next again same thing but family history is positive but not related to the mitochondrial inheritance, लेकिन जो हमारी डायबिटीज़ की हिस्ट्री है इट इज़ रनिंग इन द 3 generations. अगर वो 3 generations में पॉजिटिव है, जैसे हमने पिछली क्लास में देखा था, इफ़ हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ इज पॉजिटिव इन सक्सेसिव 3 generations तो बाय डिफ़ॉल्ट हम उसको मोडी कंसिडर करेंगे, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ यंग. तो इसके अंदर हम फर्दर देखेंगे पेशेंट इज हैविंग स्टेबल माइल्ड फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया, सिर्फ माइल्ड हाइपरग्लाइसीमिया, इसको ड्रग्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही, बस एक्सरसाइज डाइट मॉडिफिकेशन से, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से पेशेंट रिकवर हो रहा है, इंप्रूव कर रहा है. तो ऐसे को विल कंसिडर टाइप 2 डायबिटीज़. जैसे पिछले हमने मॉडी के अंदर देखा था टाइप 2 मॉडी इज द मोस्ट बिनाइन टाइप विच इज ड्यू टू ग्लूकोकाइनोज म्यूटेशन. ऐसे के अंदर कोई मेडिकेशन भी रिक्वायरमेंट नहीं है, बस वी नीड टू डू डाइटरी मॉडिफिकेशंस एंड रेगुलर एक्सरसाइज. then if stable or mild hyperglycemia is not there, patient is having progressive hyperglycemia, तो हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे. प्रोग्रेसिव हाइपरग्लाइसीमिया, हमने अभी कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया लेकिन वो ग्लाइसीमिया बढ़ता जा रहा है, शुगर बढ़ता जा रहा है, तो इट कुड बी द मतलब ऐसा मोडी विच इज़ प्रोग्रेसिव जो हमारा बिनाइन नहीं है, which is kind of aggressive variety. तो it could be either MODY 3, MODY 1 which is due to HNF1 alpha mutation और HNF4 alpha mutation respectively. तो हम उसको basically differentiate करेंगे further MODY profile के basis पे कि whichever it is. अब अगर मान लो ये भी नहीं है, प्रोग्रेसिव भी नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा प्रोग्रेसिव है या नहीं है वो चीज़ डिपेंड करता है, लेकिन उसके साथ एसोसिएटेड एक्स्ट्रा पेनक्रिएटिक फीचर्स हैं. इफ़ पेशेंट इज एक्स्ट्रा पेनक्रिएटिक फीचर, उसमें देखने फीचर्स क्या हैं. उसके अंदर है रीनल सिस्ट, जेनेटो यूरिनरी एबनॉर्मलिटीज़ और एक्सोक्राइन पेनक्रिएटिक इंसफिशियंसी. जैसे हमने देखा था ये सारे इसके अंदर MODY 5 के साथ एसोसिएटेड होते हैं. MODY 5 किससे है? HNF1 बीटा म्यूटेशंस. अगर हमने USG कराया उसमें रीनल सिस्ट है प्लस पेशेंट हम MODY सस्पेक्ट कर रहे हैं तो ऐसे में विल कंसिडर एज MODY टाइप 5. देन अगर सेम एक्स्ट्रा पेनक्रिएटिक फीचर्स हैं लेकिन पेशेंट को है डायबिटीज़ इंसिपिडस, ऑप्टिक एट्रोफी और सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, तो विल कंसिडर इट एज वोल्फ्राम सिंड्रोम. इसके अंदर होता है WFS1 जीन म्यूटेशन.
अब अगर ये सारे सिम्टम्स ही नहीं है हमारे पास, बेसिकली मोडी को हम दिस फीचर से हम वी आर डिफरेंशिएटिंग, लेकिन आइडियली हमारे को क्या करना चाहिए इसके अंदर, मोडी को रूल आउट करने के लिए टेस्ट फॉर अदर बॉडी म्यूटेशन। इसके अंदर बेसिकली मॉडी प्रोफाइल होती है, मॉडी प्रोफाइल करेंगे, विल बी टेस्ट फॉर जेनेटिक टेस्टिंग ऑफ डिफरेंट जीन विच आर इन्वॉल्व इन मोडी। तो विल डू दैट मॉडी प्रोफाइल एंड स्पेसिफिक टाइप ऑफ मॉडी विल क्लेम टू द पेशेंट कि दिस टाइप ऑफ मॉडी ही इज। अगर उस मोडी प्रोफाइल के बाद भी पेशेंट, अगर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं मोडी है लेकिन मोडी प्रोफाइल में नहीं आया, देन विल कंसिडर इट एज मोडी एक्स, कि हमारी रिपोर्ट में नहीं आया है लेकिन स्टिल पेशेंट इज लुकिंग लाइक अ मोडी। ठीक है, तो हमारा ये हो गया। अब इसके बाद है सेम, पेशेंट इज डायबिटीज़, एज इज लेस देन 30, डीके वाले फीचर्स नहीं है, पेशेंट का बीएमआई एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस फीचर्स नहीं है, फैमिली हिस्ट्री भी हमारे पास नो। अब उसके अंदर देखेंगे हम सीवियर इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले फीचर्स प्लस लाइपोएट्रोफिक फीचर्स, कि पेशेंट को सेंट्रल ओबेसिटी है, हाथ पैर बहुत लीन एंड थिन है, बेसिकली पेशेंट को लाइपोडिस्ट्रफी लाइपोएट्रोफी वाले फीचर्स हैं, प्लस सीवियर इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले फीचर्स हैं। तो ऐसे को विल कंसिडर पेशेंट एज लाइपोडिस्ट्रॉफिक डायबिटीज मेलाइटिस। इफ स्टिल इट इज नॉट देयर, then we'll do the USG or X-ray or CT of the abdomen, and if in that we are seeing the pancreatic calculi, basically the duct of pancreas है, if it is getting blocked, तो उसकी वजह से patient will develop pancreatitis and later patient can develop pancreatic diabetes। तो ये तो बेसिकली हमारी अप्रोच रहेगी इन अ डायबिटीज़ पेशेंट लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज। अब हाउ टू अप्रोच अ पेशेंट हु इज़ मोर देन 30 ईयर्स ऑफ एज, ये चीज़ बहुत आसान थी, बस एक बार थोड़ा सा दोबारा से वीडियो पीछे करके एक बार दोबारा से ये चीज़ देखना। ये सुनने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट इट इज़ वेरी इजी, और क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत आसानी से वी कैन अप्रोच द पेशेंट अकॉर्डिंगली कि क्या हो सकता है। हर पेशेंट को सिर्फ टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ लेबल करके ट्रीट नहीं करना है, अदर ऑल्सो वी नीड टू डिफरेंशिएट। देन हाउ टू डिफरेंशिएट अ पेशेंट एज मोर देन 30 ईयर्स। If patient is age more than 30 years, then again we'll see the BMI. If patient is obese, BMI is more than 30, insulin resistance features, skin tags, acanthosis are there. So it could be type 1, it could be type 2, it could be LADA. So on the basis how we'll differentiate, we'll see the autoantibodies, typically GAD65. GAD65 autoantibody if we do in type 1 type 2 डायबिटीज़, जैसे हमने बताया था टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर autoantibody नहीं होगी, प्लस फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होगी, तो इसके अंदर पॉजिटिव है, एंड इन LADA इट इज़ पॉजिटिव। तो इन टाइप 2 डायबिटीज ऑटो एंटीबॉडी विल बी नेगेटिव, इन लाडा एंड ऑटो एंटीबॉडी विल बी पॉजिटिव। अदर फीचर किससे हम डिफरेंशिएट कर देंगे इसको, सीरम इंसुलिन लेवल्स इनिशियली जैसे पिछली क्लास में बोला था टाइप 2 डायबिटीज इट्स हाई, सी पेप्टाइड विल बी हाई, लेकिन लेटर फेजेस ऑफ डायबिटीज जहाँ पे बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियास डैमेज होते हैं, ऐसे में बोथ कैन डिक्रीज, बट इनिशियल फेजेस में इट इज इंक्रीज। बट एज कम्पेयर टू लाडा जहाँ पे पेंक्रियास के बीटा सेल्स इनिशियल से ही डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे, बट रिलेटिव टू द टाइप 1 डायबिटीज इट इज progressive, it is later। तो ऐसे में insulin will be always reduced and C peptide will always be reduced as compared to type 2 diabetes। अब दूसरा ये तो obese BMI ये देख लिया। दूसरे हाफ में विल सी इफ पेशेंट हैज़ एनी DKA लाइक फीचर्स। DKA लाइक फीचर्स में सडन ऑनसेट ऑफ डायबिटीज़ है, सडन ऑनसेट है, सीवियर ऑस्मोटिक सिम्टम्स हैं, कीटोएसिडोसिस है, तो ऐसे पेशेंट में इट कुड बी लाडा, इट कुड बी टाइप 1 डायबिटीज़। अब उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ऑटो एंटीबॉडीज़ करेंगे, ऑटो एंटीबॉडीज़ इसमें भी पॉजिटिव है, इसमें भी पॉजिटिव है, देन हाउ विल सी। अगर टाइप 1 के हाउ विल डिफरेंशिएट, तो टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर इट इज़ फास्ट प्रोग्रेसिव, फास्ट प्रोग्रेशन होगा, इनिशियली फास्ट प्रोग्रेशन होगा, टू फास्ट प्रोग्रेशन होगा, इंसुलिन की रिक्वायरमेंट फास्ट होगी। लाडा के अंदर इट विल बी लेट, इट विल बी प्रोग्रेसिव, जैसे हमने टाइप 1 डायबिटीज़ और लाडा के बीच में डिफरेंस देखा था पिछली क्लास में। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस ओनली विल डिफरेंशिएट। बाकी लेटर फेजेस में लाडा एंड टाइप 1 का ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट सेम ही है, इट्स इंसुलिन ओनली बेसिकली, क्योंकि बीटा सेल्स हमारे डैमेज हैं, इंसुलिन कम है, तो एट लास्ट वी नीड टू प्रोवाइड इंसुलिन। तो बेसिकली दिस इज द अप्रोच इन एज पेशेंट लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज, इन पेशेंट मोर देन 30 ईयर्स ऑफ एज। बस ये ही डायबिटीज़ का था, डायबिटीज़ इसके आगे और पेशेंट नहीं आएगा। देन नेक्स्ट, अब ट्रीटमेंट तो बेसिकली बड़ा पार्ट है, तो वो बाद में नेक्स्ट वीडियोज़ में, सक्सेसिव वीडियोज़ में देखेंगे। देन आफ्टर ट्रीटमेंट हमारे गोल्स क्या रहने चाहिए पेशेंट में। अब किसी का पेशेंट, जैसे मैंने बताया था, अगर सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट में अप्रोच में हम कि कितना रिस्पॉन्ड किया हमारे ट्रीटमेंट में, हम HbA1c करवाएंगे। अब HbA1c में पेशेंट का कितना रखूँ, नॉर्मल मुझे चाहिए लेस देन 6.5, बेसिकली 6.4 चाहिए, तो हर पेशेंट को मैं 6.4 अप्रोच करूँ, तो हर पेशेंट को 6.4 देने में मैं हाइयर डोजेज ऑफ इंसुलिन दिए जा रहा हूँ, तो ऐसे में चांसेस ऑफ बेसिकली साइड इफेक्ट्स ऑफ इंसुलिन, लाइक साइड इफेक्ट्स ऑफ इंसुलिन और OH, हाइपोग्लाइसीमिक रिस्क ज़्यादा है। तो ऐसे पेशेंट में, हर पेशेंट में हमें नॉर्मल अचीव नहीं करना है, तो ऐसे में इंडिविजुअलाइज टारगेट रखने हैं। जैसे HbA1c है, एवरेज हमें 7 और लेस देन 7 मेंटेन करना है, लेकिन ये भी हर में
हर में नहीं है कि रूल नहीं है, इट शुड बी 7. इट शुड बी इंडिविजुअलाइज्ड अकॉर्डिंग टू द पेशेंट. इंडिविजुअलाइजेशन कैसे करेंगे वो भी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. देन प्री प्रेंडियल और फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज में कितना टारगेट करना है, इट शुड बी 80 to 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. देन पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज इट शुड बी लेस देन पीक. पीक बेसिकली क्या है कि हमारा पीक ग्लूकोज विद इन 2 आवर्स जितना जा रहा है, इट शुड ऑलवेज बी लेस देन 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. बीपी शुड बी लेस देन 130/80. लिपिड्स के अंदर LDL इट शुड बी लेस देन 100 और इट शुड बी लेस देन 70 इफ पेशेंट हैविंग हिस्ट्री ऑफ कोरोनरी वैस्कुलर डिजीज. Then HDL should be more than 40 milligram per deciliter in male, and it should be more than 50 if it is female. Then triglyceride levels should be less than 150 in every patient. बेसिकली दिस इज द टारगेट. अब जैसे हमने HbA1c बोला था, HbA1c 7, अब उसको इंडिविजुअलाइज कैसे करेंगे. तो अब जैसे यहाँ पे है अडल्ट के लिए, फॉर अडल्ट इसमें कैसे करेंगे. जैसे फर्स्ट कैटेगरी है, पेशेंट इज हेल्दी अडल्ट, फ्यू एग्जिस्टिंग क्रॉनिक इलनेस, कोई क्रॉनिक इलनेस कॉमोर्बिडिटी नहीं है. Patient has intact cognition functional status, means if patient develop hypoglycemia तो पेशेंट के अंदर पेशेंट इज अवेयर, पेशेंट के अंदर हाइपोग्लाइसेमिक अनअवेयरनेस नहीं है. तो ऐसे में वी कैन पुट हिम ऑन स्ट्रिंजेंट, बेसिकली स्ट्रिंजेंट अप्रोच हम ले सकते हैं. प्लस इन दिस इवन लेस देन 7 वी कैन अप्रोच. लेकिन इफ पेशेंट इज हैविंग मल्टीपल को एग्जिस्टिंग क्रॉनिक इलनेसेस, मल्टीपल एग्जिस्टिंग कोमोर्बिडिटीज, तो ऐसे के अंदर एंड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट और फंक्शनल डिपेंडेंस, मीन्स आइदर पेशेंट इज डिपेंडेंट ऑन एनीवन एल्स और पेशेंट इज हैविंग कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, पेशेंट इज हैविंग हाइपोग्लाइसेमिक अनअवेयरनेस. मीन्स इफ पेशेंट डेवलप हाइपोग्लाइसीमिया तो ही इज अनअवेयर, उसके अंदर सिम्टम्स ही नहीं आएंगे, वो हाइपोग्लाइसीमिया जाता जाएगा एंड लेटर ही कैन डाई बिकॉज ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया बेसिकली. तो ऐसे पेशेंट में इफ इट इज लेस देन 8 हमें टारगेट करना है, इवन 8 ऑल्सो वी कैन टारगेट द पेशेंट HbA1c. अब बेसिकली हम डायबिटीज़ को ट्रीट कर क्यों रहे हैं, डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट की जरूरत क्यों है. डायबिटीज़ इटसेल्फ इज नॉट अ किलर, है ना, डायबिटीज़ पेशेंट को नहीं मारता, बट डायबिटीज़ प्रीडिस्पोज द पेशेंट टू मल्टीपल कोमोर्बिडिटीज़. उसमें दूसरे सिम्टम्स कर देंगे, माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस. तो अब जो हमारे मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हैं वो ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन के अंदर आ जाएंगे. इट टेक्स 10 years 15 years ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया एंड अनएक्सप्लेन्ड अनकंट्रोल्ड हाइपरग्लाइसीमिया. तो अगर किसी पेशेंट को कॉमोर्बिडिटीज़ हैं, किसी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ही कम है, तो ऐसे को डायबिटीज़ को क्यों बहुत ज़्यादा टारगेट करना है. इफ़ वी आर टेकिंग स्ट्रिंजेंट अप्रोच इन सच पेशेंट तो इट कुड बी लाइफ थ्रेटनिंग टू द पेशेंट. तो ऐसे में बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट नहीं जाना है. अब क्लिनिकल गोल्स इन चिल्ड्रन, मेजॉरिटी ऑफ द चिल्ड्रन, इसमें हमें लेस देन 7 टारगेट करना है. लेकिन चिल्ड्रन हु कैन नॉट आर्टिकुलेट सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, बेसिकली हाइपोग्लाइसेमिक अनअवेयरनेस है और लैक ऑफ एक्सेस टू द इंसुलिन और एडवांस इंसुलिन डिलीवरी टेक्नोलॉजी और कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग हम सक्सेसिव वीडियोस में देखेंगे क्या है. एंड नॉन ग्लाइसेमिक फैक्टर्स दैट इंक्रीज HbA1c, यानी फॉल्सली हाई HbA1c है. फॉल्सली हाई HbA1c यानी नॉर्मल HbA1c जो होना चाहिए उस पेशेंट में वो कम है, लेकिन किसी वजह से, किसी फैक्टर्स की वजह से HbA1c हाई है, लेकिन एक्चुअल में वो डायबिटिक नहीं है. तो ऐसे में वी शुड टारगेट 7.5. बहुत ज़्यादा में स्ट्रिंजेंट अप्रोच नहीं लेनी. प्लस अगर इफ पेशेंट हैज़ हैविंग हिस्ट्री ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया इन द पास्ट, लिमिटेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जैसे भी बताया था लाइफ एक्सपेक्टेंसी और बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट हमें अप्रोच की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस हैं दे विल नॉट डेवलप, क्योंकि पेशेंट की एज ही इतनी ज़्यादा, एक्सपेक्टेंसी इतनी नहीं है. प्लस हार्म ऑफ द ट्रीटमेंट इज ग्रेटर एज कम्पेयर टू बेनिफिट्स. तो उसके अंदर इफ वी टारगेट 8 ऑल्सो देन इट इज़ फाइन. अब सेम चीज़ हुई जैसे उसमें देखा था, कैसे किस में HbA1c कितना टारगेट करेंगे. जैसे मैं मीन टारगेट बोल रहा था, जैसे एवरेज था कि ऑलमोस्ट 7 वी आर टारगेटिंग, एवरेज इज 7, मीन्स एवरेज हम 7 को टारगेट करेंगे. तो हम यहाँ पे पेशेंट का स्टेटस देखेंगे, पेशेंट का कैसा स्टेटस है. तो रिस्क पोटेंशियली एसोसिएटेड विद हाइपोग्लाइसीमिया और अदर ड्रग इवेंट, मीन्स चांसेस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया पेशेंट को हैं एंड ड्रग इवेंट्स हैं. अगर ये सारी चीज़ लो है, मीन्स चांसेस ऑफ गेटिंग हाइपोग्लाइसीमिया पेशेंट इज लो और चांसेस ऑफ गेटिंग हाइपोग्लाइसीमिया इज हाई. इफ चांसेस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया इज लो तो यहाँ पे विल गो विद स्ट्रिंजेंट अप्रोच, will target even less than 7. If chances of hypoglycemia is more and patient is hypoglycemic unawareness, तो basically हम यहाँ पे less stringent जाएंगे. यहाँ पे हम basically approach more than 7, 7.5 or 8 also we can target. Then disease duration. If patient is newly diagnosed, पेशेंट न्यूली डायग्नोज्ड है, तो ऐसे में चांसेस ऑफ हैविंग कोमोर्बिडिटीज और चांसेस ऑफ हैविंग डायबिटिक न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, दीज आर लेस. तो ऐसे में अगेन विल गो मोर स्ट्रिंजेंट. इफ इट्स लॉन्ग स्टैंडिंग चांसेस कि पेशेंट इज हैविंग कोमोर्बिडिटीज ड्यू टू विच इसके अंदर पेशेंट का लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम होता है, ऐसे में विल गो लेस स्ट्रिंजेंट.
Then life expectancy, if life expectancy is long, so we will target less than 7. If life expectancy is short, we'll target more than 7, or we can target 8. Then comorbidities, if it's absent, then we'll target less HbA1c, 6.5 also we can target. Then if it is severe, so we will go less stringent approach. Then if vascular complications is already present, so if it is severe, so we'll approach less aggressively. If it's absent, तो we'll approach aggressively. Then patient's attitude, कि patient regular medications ले सकता है नहीं, आपके पास regular follow up पे आ सकता है नहीं. If patient is highly motivated, self care capacity is there, patient motivated है बहुत ज़्यादा, तो ऐसे में will take high aggressive approach. If patient is less motivated, patient को इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा अप्रोच, मतलब बेसिकली बहुत ज़्यादा विलिंग नहीं है डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए, तो ऐसे में विल टेक लेस स्ट्रिंजेंट अप्रोच. देन रिसोर्स एंड सपोर्ट सिस्टम, इट डिपेंड्स कि आपकी अवेलेबिलिटी कैसी है. इफ अप्रोच एंड सपोर्ट सिस्टम आर रेडीली अवेलेबल, देन विल से कि विल अप्रोच एग्रेसिवली. इफ इट्स लिमिटेड, तो विल अप्रोच रिलेटिवली नॉट दैट एग्रेसिव. In the last part of this video, we'll see the component which we need to evaluate during the every visit of the patient. So what we need to see in the initial visit of the patient at the time of diagnosis, then every follow-up visit and the annual visit with patient make to us. Then इसके अंदर है past medical history and family history, then diabetes history, family history, personal history. बेसिकली बहुत ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज़ हम इनिशियल विजिट में करेंगे, ये चीज़ तो आप ही देख लेना. देन सोशल हिस्ट्री व्हेन वी नीड टू टेक एंड एट इंडिविजुअल विजिट. Then next is medication, vaccination history, technological history, screening for psychological, psychosocial, hypoglycemic awareness, pregnancy planning. Basically इसमें जो important है that is lab evaluation. Lab evaluation is important. तो इसके अंदर if HbA1c, if the results are not available within the past 3 months, तो हम HbA1c बेसिकली कब रिपीट करेंगे? वी नीड टू डू इट एट एवरी विजिट. हम उसको हर तीसरे महीने पे बुला रहे हैं पेशेंट को अगर, तो हर तीसरे मिनट में, हर तीसरे मंथ पे ही विल कम विद HbA1c रिपोर्ट, जिससे विल डिसाइड कि हाउ वी आर अप्रोचिंग, हमारा ट्रीटमेंट प्लान आगे का फर्दर क्या रहेगा. वी नीड टू हाइक द मेडिकेशन, वी नीड टू डिक्रीज द मेडिकेशन, और वी नीड टू कंटिन्यू द सेम. Then next is if patient is if not performed available within the past year, तो lipid profile हम कब repeat करेंगे, including total cholesterol, LDL, HDL cholesterol and triglyceride. तो this we need to do on annual visits. Then liver function test to look for the LFTs we need to do every yearly. Then spot urinary albumin create ratio to rule out diabetic nephropathy. This also we need to do at initial visit and then every yearly visit. Then serum creatinine estimate, GFR again to look for diabetic nephropathy. Then again in the initial visit, and the basically initial visit we are doing the baseline thing कि at the time of presentation patient का कितना damaged है kidney में, और kidney is normal. Then every annual visit how it is progressing, कितना गड़बड़ हो रहा है, कितना सही हो रहा है. Then thyroid stimulation, TSH basically in the patient of type 1 diabetes, क्योंकि type 1 diabetes autoimmune condition है, तो to look कि other autoimmune thyroid related conditions तो नहीं है. तो initial visit we need to do because initial status we need to know about the patient, and then every successive visit, every annual visit we need to check. And the next is the B12 vitamin B12 level patient on metformin. जैसे metformin अभी OHA में हम देखेंगे metformin का side effect है B12 deficiency, तो this also we will check at the initial level also only. इसके अंदर क्या है, B12 का जो टेस्ट होगा वो इट विल कॉस्ट 1000 to 1500, लेकिन सिर्फ जो विटामिन B12 टैबलेट है वी कैन गिव 50-20 रुपीज़ फॉर एंटायर मंथ. तो इसके अंदर हम विटामिन B12 विल डायरेक्टली सप्लीमेंट इंस्टेड ऑफ डूइंग द एनुअल विजिट. देन विल सी द सीरम पोटेशियम लेवल इन द पेशेंट हु आर ऑन ACE इनहिबिटर्स, ARB डायरेटिक्स. बेसिकली हमारा जो डायबिटीज़ पेशेंट है टिपिकली टाइप 2 डायबिटीज़, बिकॉज इट इज़ द मोस्ट कॉमन थिंग. तो उसके अंदर हमें इट इज़ अ मेटाबॉलिक सिंड्रोम, तो उसके अंदर पेशेंट इज हैविंग डायबिटीज़ ऑल्सो, तो पेशेंट मस्ट बी टेकिंग ACE इनहिबिटर्स. तो उसके अंदर सीरम पोटेशियम, बिकॉज इट इज़ अ साइड इफेक्ट ऑफ ACE इनहिबिटर दैट इट विल कॉज हाइपरकैलेमिया. तो इन दैट पेशेंट एनुअली वी नीड टू चेक सीरम पोटेशियम लेवल्स. Then assessment and plans, so basically we need to do goal settings, how on which visit we need to do. Then cardiovascular and CKD. Then therapeutic plan, how to approach to the patient, कैसे हम उसको further explain करेंगे कि हमारा aggressive कैसे रहेंगे, aggressive रहेंगे, less aggressive रहेंगे, वो चीज़ just look by yourself. It is easy.
तो आज की वीडियो बस इतना ही रखेंगे। बेसिकली अब तक हमने क्या क्या देख लिया, अब तक हमने देख लिया है कि क्लासिफिकेशन क्या, इंट्रोडक्शन टू द डायबिटीज़, देन क्लासिफिकेशन ऑफ द डायबिटीज़, देन वी आर सीन कि डायग्नोसिस कैसे करेंगे आज की वीडियो में, प्लस स्क्रीनिंग किस पेशेंट में करेंगे, फॉलोअप विजिट में हमारा टारगेट्स क्या रहेंगे पेशेंट के, एंड सक्सेसिव फॉलोअप विजिट में हमें क्या क्या बेसिकली चेक करना है। अब हमारा इसके बाद बचता है इम्यूनाइजेशन कैसे करेंगे पेशेंट का, देन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़, कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ बेसिकली हाइपोग्लाइसीमिया, देन एट द लास्ट विल स्टार्ट विद द grand treatment of type 1 type 2 MODY LADA, then we'll see the gestational diabetes, and last that is neonatal diabetes. So okay, thank you. Just in every patient it's not hit hard hit fast, just we need to approach the patient कि patient की requirement क्या है, and accordingly we'll decide. Thank you. This is Dr. Kunal Chauhan and this is all about diabetes. Please follow, please read. Thank you.